नमस्कार, मैं जनार्दन मिश्रा एक बार फिर हाजिर हूं न्याय और कानून के एक नए अंक के साथ। न्याय और कानून हमारा एक ऐसा प्रयास है जिससे जनता में कानून की समझ बढ़ती है और जनता के न्याय पाने की राह आसान होती है। आज का जो अंक है, आज का जो एपिसोड है, वो हमारा केंद्रित है अराजक तत्वों पर। सरकार कैसे अराजक तत्वों से निपटती है, कैसे गुंडा और मवालियों से निपटती है, गुंडे होते कौन हैं, गैंगस्टर्स कौन हैं और क्या सरकार के स्पेशल प्राविधान हैं जैसे शांति कायम करने के लिए और इन अराजक तत्वों से निपटने के लिए। इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अवधेश कुमार सिंह जी, जो कानून विशेषज्ञ हैं। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। याद कीजिए, साल 2017 योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। सत्ता में आने के बाद उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार महिलाओं की सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इसी के तहत उन्होंने कई घोषणाएं भी की थी। इनमें महिलाओं के लिए 181 हेल्पलाइन का दायरा 11 जिलों से बढ़ाकर 75 जिलों तक करना, लिंगानुपात सुधार, घर से ही भेदभाव को कम करने, पुलिस सूचना कार्यक्रम की शुरुआत करने के साथ साथ एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन भी शामिल था। महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा को लेकर उठाए गए इन कदमों की काफी सराहना भी हुई, लेकिन उनका एंटी रोमियो स्क्वाड कार्यक्रम विवादों में आ गया और कहां गायब हो गया पता नहीं चला। हाथरस, बलरामपुर और अन्य कई इलाकों में हुई कथित बलात्कार की घटनाओं के बाद योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति अभियान की घोषणा की गई। इस अभियान के तहत 1535 पुलिस थानों में एक अलग कमरे का प्रावधान किया गया। हर थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई, जिसमें पीड़िता महिला पुलिसकर्मी के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकती है ताकि तुरंत कार्रवाई हो सके और अपराधी को सजा दी जा सके। साथ ही उन्होंने पुलिस भर्ती में 20% महिलाओं को भी भर्ती की घोषणा की गई थी। मिशन शक्ति अभियान यूपी सरकार की तरफ से नवरात्रों में शुरू किया गया था, जो 6 महीने तक जारी रहेगा और इस अभियान में भी नारी सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए कई और ऐलान किए गए, जिसकी शुरुआत लखनऊ से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की थी तो बलरामपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। सीएम ने अपने संबोधन में कई बार महिला सुरक्षा को लेकर सरकार की नीति की बात की। वहीं उन्होंने महिलाओं के प्रति हो रही अपराधों को रोकने और महिला अपराधों में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की बात कही थी। बता दें, जब से मिशन शक्ति का आगाज हुआ है, महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों में आरोपियों के खिलाफ तुरंत मामला दर्ज कर विवेचना की जा रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब से सत्ता संभाली है, तभी से बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं कई बदमाशों के घर की कुर्की और जिला बदर की कार्रवाई भी की गई है। पुलिस ने भी सरकार के आदेश के बाद बदमाशों पर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर जैसी कार्रवाई की। आइए बताते हैं कि गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट क्या होता है। कानून के तहत मानव तस्करी, गौ हत्या, पशु तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी, जाली नोट, नकली दवाओं का व्यापार और अवैध खनन जैसे क्राइम पर भी गुंडा एक्ट लगाया जाता है। इन अपराधों में जमानत आसानी से नहीं होती है। गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट दोनों में डीएम को कार्रवाई का अधिकार होता है। अपराधियों की संपत्तियां भी जब्त होती हैं और 60 दिन के लिए हवालात में डाला जा सकता है। इसी तरह गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार व्यक्ति और उसके गिरोह का नाम पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। इस एक्ट के तहत पुलिस आरोपी को सामान्य तौर पर 14 दिन की बजाय 60 दिन के रिमांड पर ले सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चाहे महिला सुरक्षा हो या फिर अपराधियों पर कार्रवाई की बात, हर जगह सख्त कदम उठा रही है। इसी के चलते महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में त्वरित कार्रवाई की जा रही है और बड़े से बड़े और छोटे से छोटे माफिया और बदमाशों पर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर और जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टुडे। अवधेश जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि गुंडा शब्द को कैसे परिभाषित किया गया, गुंडे कौन हैं? देखिए, गुंडा वो व्यक्ति होता है जो अभ्यासतः मानव शरीर के विरुद्ध अपराध करता है, संपत्ति के विरुद्ध अपराध करता है
आपराधिक अभित्राश का अपराध करता है, या एक्साइज एक्ट में 3 बार दंडित हुआ हो, आर्म्स एक्ट में दंडित हुआ हो, महिलाओं के विरुद्ध अश्लील टिप्पणी करता हो, या इतना दुस्साहसिक और भयंकर हो कि उसका खुला छूटना उचित नहीं है, या दलाल हो, या गृह पे कब्जा करने वाला हो। 2005 में 15 में संशोधन किया गया कि वन अधिनियम के अपराध करता हो, साहूकारी अधिनियम के अपराध करता हो, गोवध निवारण अधिनियम का अपराध करता हो, तो वो गुंडा की परिधि में आता है। अवधेश जी, अगर किसी व्यक्ति को गुंडा घोषित कर दिया गया है तो किन परिस्थितियों में उसको जिला बदर किया जा सकता है, क्या क्या एक्शंस उसके लिए लिए जा सकते हैं? देखिए, ऐसा है मिश्रा जी, जो व्यक्ति इस परिधि में आता है और उसकी गतिविधियां उस पार्टिकुलर क्षेत्र के लिए इतनी डेंजरस हो जाती हैं कि आम जनमानस में भय उत्पन्न हो जाता है, उसके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता है, वो अपराध करता जाता है। लोग की हिम्मत नहीं होती है कि पुलिस को सूचना दें या उसके खिलाफ कोई एक्शन लें, क्योंकि उनको डर रहता है कि ये दुस्साहसिक आदमी है और हमारा अहित कर सकता है, हमें मार सकता है। इसलिए उनको जो है 6 महीने के लिए जिला बदर करने की लोक व्यवस्था को खतरा उत्पन्न करता है वो। हाँ, लोक व्यवस्था लोक व्यवस्था आप लोक व्यवस्था भी कह सकते हैं, लोक व्यवस्था का भी खतरा उत्पन्न करता है। वो आम जनमानस में एक जो है भय उत्पन्न कर देता है। गवाहों को, जो उसके खिलाफ मुकदमे आपराधिक दर्ज होते हैं, उसमें वो गवाहों को डरा धमका कर छूटने का प्रयास करता है। गवाह उसके पक्ष में बोलने लगते हैं, पक्षद्रोही हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों में जब सामान्य कानून काम करना एक तरीके से बंद कर देता है, तो ये व्यवस्था की ये गुंडा एक्ट में कि उसको 6 महीने के लिए जिले से बाहर कर दिया जाए। जब वो जिले से बाहर रहेगा तो उसका जो टेरर यहाँ पे था, वो नए जगह जाने पे उतना उसका टेरर नहीं रहेगा। तो वो फिर अपराध में जब लिप्त होगा तो कार्रवाई होगी, लेकिन वो 6 महीने के लिए बाहर रहेगा। अगर इस 6 महीने के दौरान वो जिले में पाया जाता है बिना अनुमति के, तो उसको धारा 10 में 3 साल की सजा उसके लिए है और उसको जेल भेजा जा सकता है। अवधेश जी, ये एक यहाँ प्रश्न उठता है, लोक व्यवस्था और कानून व्यवस्था ये दोनों अलग चीजें हैं? अगर हैं तो इसमें क्या फर्क है? बिल्कुल मिश्रा जी, दोनों अलग चीजें हैं। कानून व्यवस्था में सिंपल सी भी कोई घटना हुई, किसी के साथ मारपीट हुई, गाली गलौज हुई, ये कानून व्यवस्था से संबंधित है। लेकिन लोक व्यवस्था में जो पब्लिक एट लार्ज डिस्टर्ब होती है, जैसे आप देखते हैं कि कोई हत्या की घटना हुई, उसमें पूरा त्राह मच गई, दुकानें बंद हो गई, दहशत फैला, हाँ दहशत फैलाई, भगदड़ मच गई, पूरा सामान्य टेम्पो जो है सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त जब हो जाता है, जिसमें एनएसए की भी कार्रवाई की जाती है, रासुका के तहत निरुद्ध किया जाता है जो व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है, तब उसको आप कह सकते हैं कि ये पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब है। अवधेश जी, एक चीज ये हमें जानकारी दीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको जिला बदर घोषित कर दिया गया है, वो 6 महीने के लिए, जो भी समय के लिए, अगर वो अवज्ञा करता है, आज्ञा को नहीं मानता है और वो वापस आके अपने जगह पे, अपने घर पे या अपने एरिया में घूम रहा है, तो उस पर क्या क्या कार्रवाई संभव है? मिश्रा जी, एक तो ये है कि अगर मान लीजिए उसको न्यायालय से कोई सम्मन मिला हुआ है उस पर्टिकुलर अवधि में आने के लिए, तो उसमें किसी परमिशन की कोई जरूरत नहीं होती है। वो वारंट सम्मन जो भी है उसको लेकर के वो आ सकता है। या मान लीजिए उसके विरुद्ध, उसके यहाँ कोई कैजुअलिटी हो गई या कोई शादी विवाह है, तो सेक्शन 4 में, जैसे लखनऊ में है, पुलिस आयुक्त महोदय की अनुमति लेकर के वापस आ सकता है। इन दोनों परिस्थितियों को छोड़ करके अगर कोई व्यक्ति उस 6 महीने के अंदर जिले में पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध धारा 10 गुंडा एक्ट का मुकदमा दर्ज होगा और उसे जेल भेजा जाएगा। और जब वो मान लीजिए जमानत पे छूटा, तो उसको निकाल करके फिर जिले से बाहर किया जाएगा। उस 6 महीने की अवधि में अगर दोबारा भी मिलता है तो फिर सेक्शन 10 की कार्रवाई होती है, जिसमें 3 महीने की सजा है। क्या थोड़ा प्रकाश डालेंगे, अभी तक ऐसी कितनी कार्रवाई कितने लोगों पर हो चुकी है? जी। कमिश्नरी में जब से पुलिस आयुक्त प्रणाली यहाँ लागू हुई लखनऊ में, 85 मामलों में जिला बदर कर दिया गया है लोगों को। और पूरा आप देखेंगे तो 380 लोगों को, जब से मिशन शक्ति चल रहा है, 380 लोगों को जिला बदर किया गया है। 110 लोगों को आजीवन कारावास है, 117 लोगों को 10 वर्ष से अधिक कारावास है, 139 लोगों को 10 वर्ष से कम का कारावास है, 129 को अर्थदंड हुआ है, 924 अपराधियों की जमानत खारिज की गई है। अभियोजन निदेशालय एक पत्रिका प्रकाशित हमारा करता है, ये पत्रिका है दिग्दर्शिका करके अभियोजन निदेशालय का, इसमें सारे डाटा सब हैं। और इस समय उत्तर प्रदेश अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने पर नंबर 1 में है पूरे देश में। इसमें सारे आंकड़े दिए गए हैं कि किसमें आजीवन कारावास किया गया है, किसमें कितनी कार्रवाई की गई है, पूरा डिटेल इसमें दिया गया है। हमारे जो अभियोजन निदेशक है श्री आशुतोष पांडे जी, उन्होंने बड़ी इसमें मेहनत करके पूरा एक तरफ से कलेक्ट करके डाटा छपवाया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तुलना करके, अन्य प्रदेशों से भी तुलना करके पूरा आंकड़ा इसमें है। वो कोई भी प्राप्त कर सकता है अभियोजन निदेशालय से।
उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ सरकार जो है वो विशेषतः गुंडे, मवाली और गैंगस्टर्स के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और इसी में मिशन शक्ति की शुरुआत की गई 6 महीने के लिए। जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, जो बालिकाओं पर, जो लड़कियों पर इस तरह से जो गलत काम करने की कोशिश करते हैं, उन पर विशेषतः 6 महीने के लिए ये मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है। इसके बारे में हम चर्चा जारी रखेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सत्ता के गलियारे की हर खबर या हो सरकार से जुड़ी हर बात, राजनीति के तीखे हमले हो या हो राजकाज की हर चाल, जमीन से जुड़े मुद्दे हो या फिर पलायन की बात, उत्तराखंड में 30 से ज्यादा अनुभवी रिपोर्टर्स जो मैदान से लेकर पहाड़ों तक उठाएंगे मुद्दे की आवाज। देवभूमि से हर खबर हमसे लीजिए। देखिए उत्तराखंड लाइव सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 97957775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अवधेश जी हमारे साथ हैं जो बता रहे थे कि मिशन शक्ति पर कैसे लोगों पर कार्रवाई हुई है, मिशन शक्ति के माध्यम से कैसे उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो गुंडे, मवालियों और जो महिलाओं पर स्पेशली जो इस तरह के क्राइम करने की कोशिश करते हैं उन पर नकेल कसने की कार्रवाई करती है, कैसे पूरे अभी तक 6 महीने के लिए फोकस करके इस पर काम किया जाएगा। अवधेश जी, मिशन शक्ति जो है उसका क्या मोटो है और किस तरह से कार्रवाई उस पर की जा रही है? देखिए, मिशन शक्ति का उद्देश्य ये है कि जो भी दुष्चरित टाइप का आदमी है जो अपराध करता है उसमें एक भय और दहशत का माहौल उत्पन्न हो कि वो या तो प्रदेश छोड़ दे या कानून के अधीन उसको ज़्यादा से ज़्यादा दंड से दंडित किया जाए या उसको जेल में रखा जाए, क्योंकि ये सभ्य समाज है हमारा और कोई भी सभ्य समाज अपराध करने की अनुमति किसी को नहीं देता है। और इसीलिए एक ड्राइव हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं कि इसमें कठोर से कठोर दंड दिया जाए। लोग, कोई भी व्यक्ति जो अपराध करे वो कानून के शिकंजे से बच के न जाने पाए। तो मिशन शक्ति के अंदर अगर अभी क्या कितने लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है इसमें? जी, अभी मैंने आपको बताया मिश्रा जी कि आजीवन कारावास में 62 मामले थे, जिसमें 110 लोगों को आजीवन कारावास से दंडित करा दिया गया है। 10 वर्ष से अधिक लोगों में 81 मामले थे, 117 अभियुक्तों को दंडित कराया गया है। 10 वर्ष से कम में 139 लोगों को कराया गया है और अर्थदंड 129 लोगों को कराया गया है। जिला बदर 380 हो चुके हैं। जमानत खारिज जो है वो 924 हो चुका है और इसी मिशन शक्ति के तहत 13 मामलों में 19 अपराधियों को फांसी की सजा भी कराई जा चुकी है। अवधेश जी, ये तो बड़ा एक वो है कि 19 लोगों को फांसी तक की सजा दी गई है मिशन शक्ति के मामले में ही। इसी के साथ सरकार ने एक नया पहल करी है, एक नई कोशिश की है। पिंक बूथ और पिंक जो पेट्रोल है उसके बारे में थोड़ा हमें जानकारी दीजिए।
ऐसा मिश्रा जी, जो पिंक बूथ पिंक पेट्रोल है स्पेशली महिलाओं को संरक्षित करने के लिए, उनमें विश्वास की भावना रहेगी कि कम से कम ये पिंक बूथ हम स्पेशली हमारे लिए है, हमारी बात अच्छी तरीके से सुनी जाएगी, हमारा सुनने वाला बगल में कोई है जो गंभीरता से हमारे मामले को सुनेगा और त्वरित निराकरण भी करेगा। किसी भी महिला की कोई शिकायत आती है तुरंत कार्रवाई होती है, उसमें कहीं कोई हिला हवाले कोई मतलब ही नहीं है, तुरंत प्रॉम्प्ट एक्शन होता है, अभियुक्त को अकाउंट फाड़ किया जाता है। अब देखिए, ये एक बड़ी समस्या आती है किसी भी लड़की जो बालिग है या नाबालिग के लिए तो और भी स्थिति बदतर हो जाती है। अगर वो बालिग है तो और पुलिस स्टेशन में पहुंचती है, वहां पर अपने रिपोर्ट लिखाने में जो उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है वो एक बहुत भयावह स्थिति होती है। क्या इसके लिए भी कोई विशेष व्यवस्था की गई है? जी, महिला हेल्प डेस्क इसीलिए बनाई गई है कि वो सारी बातें, एक महिला पुलिस अधिकारी वो महिला हेल्प डेस्क पे रहती है, वो अपनी सारी बात महिला होने के नाते महिला को अच्छी तरीके से बता सकती है, और वो महिला उसकी तहरीर बनाने में या उसको कानूनी क्या क्या उपचार उपलब्ध है, वो क्या क्या कार्रवाई अभियुक्त के विरुद्ध कर सकती है, कहां कहां से किस किस फोरम पे क्या उसको विधिक सहायता मिल सकती है, क्या उसे क्षतिपूर्ति मिल सकती है, सारी जानकारी उस तरीके से उसको प्रदान की जाती है। इसीलिए स्पेशल व्यवस्था कराई गई उसके लिए। अवधेश जी, जो ये गुंडे लोग हैं, इनको गैंगस्टर जो आप शब्द यूज करते हैं, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट में क्या क्या फर्क होता है? देखिए मिश्रा जी, गुंडा एक्ट जो है उसमें ये है कि व्यक्ति को जो सामान्य कानून काम करना उसके संबंध में बंद कर दिया है। लोग डर के मारा गवाही नहीं देते उसके खिलाफ, उसको जिले से थ्रो कर दिया जाता है 6 महीने के लिए कि जिले में ना रहे, उसकी दहशत समाप्त हो जाए। गैंगस्टर इसके वो निरोधात्मक प्रावधान नहीं है, उसमें दंड की व्यवस्था है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मर्डर किया, तो मर्डर अगर सिंपल से है तो 302 में आजीवन कारावास या फांसी की सजा होगी, गैंगस्टर की परिधि में नहीं आएगा। लेकिन अगर वो मर्डर उसने आर्थिक भौतिक दुनियावी लाभ कमाने के लिए किया है या उससे करके पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करता है, जिसमें मैंने बताया कि पब्लिक एट लार्ज डिस्टर्ब होती है, ऐसा अपराध करता है, तो 15 थे प्राविधान पहले और 2015 में 10 और जोड़े गए हैं, तो 25 है जिसकी जो उसकी परिधि में आएंगे, जिसमें CS एक्ट भी आ गया है, वन अधिनियम भी हो गया है, और जो आबकारी अधिनियम भी है, NDPS भी है, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध या कोई फिरौती के लिए अपहरण कर रहा है, सारे प्रावधान है और बड़े ही कड़े दंड की व्यवस्था है, और उस पर दंडित भी किया जा रहा है। सामान्य रूप से उनकी बेलें भी नहीं होती हैं, बेल खारिज होती है। अवधेश जी, संगठित अपराध जो है जिसमें गैंगस्टर एक्ट भी मुझे लगता आता है, और असंगठित अपराध, इनको कैसे परिभाषित करेंगे? बिल्कुल, देखिए जैसे मिश्रा जी आप कल्पना करिए, एक कंपनी जो होती है उस कंपनी में कुछ लोग कच्चे माल की सप्लाई कर रहे हैं, फिर कुछ आदमी प्रोडक्शन कर रहा है, फिर कुछ आदमी उसको कहीं किनारे लगा रहा है। सीधी व्यवस्था गैंगस्टर में भी ऑर्गेनाइज तरीके से एक कंपनी की तरह कार्य करते हैं। जैसे कोई आदमी, उसमें से 2 लोग सदस्य जो है वो असलहा सप्लाई कर रहे हैं, 2 आदमी गाड़ी लेकर के उनकी सुरक्षा के लिए खड़ा है कि जब ये अपराध कर लेंगे तो इनको ले जाकर छिपाएंगे कहीं, कोई आदमी उसको जब वहां जा रहा है तो जमानत की व्यवस्था करा रहा है, कोई आदमी जो लूटे हैं या पैसा अर्जित किए हैं वो अपराध करके उसको ठिकाने लगा रहा है। तो इसमें ओवरऑल सभी जो पहले सहायता करते हैं अपराध के और अपराध करने के बाद उसके छिपने में सहायता करते हैं, उन सभी को गैंगस्टर एक्ट में लाया जाता है। तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम इसलिए किया जाता है कि एक पूरी योजना बना करते हैं। सामान्य जो अपराध होता है वो तो मान लीजिए कैजुअली हो गया या किसी उस पे हो गया, इनका तो एक तरीके से धंधा ही होता है कि उससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब कर दें, पूरा पब्लिक में त्राह मच जाए, या उसको अपराध करके आर्थिक भौतिक लाभ अपना करें, अपने सदस्यों का करें। इसमें सबका एक साथ अपराध करना आवश्यक नहीं है। गिरोह एक फॉर्म हो गया, उस गिरोह के 2 सदस्य अलग अपराध कर रहे हैं, 2 सदस्य अलग कर रहे हैं, कभी मिल के भी कर रहे हैं, कभी अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल उनका एक गैंग है जो ऑर्गेनाइज तरीके से काम करता है। उसमें अपना जैसे कंपनी चलती है, उसमें कुछ एक्सपर्ट हैं जो। क्या ये विकास दुबे का उदाहरण देकर थोड़ा हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं? देखिए, जो गैंगस्टर में वही है कि ऑर्गेनाइज तरीके से वो इतने प्रभावशाली वो गैंग हो जाता है कि अमूमन उसके विरुद्ध कार्रवाई और कहीं नहीं हो पाती है। फिर सामान्य कानून उस तरीके से काम नहीं करता है। जैसे मान लीजिए 302 में हो गया तो 302 में उसको मृत्युदंड या आजीवन कारावास की जैसी भी स्थिति, अगर ब्रूटल तरीके से हुआ तो मृत्युदंड होगा, ब्रूटल तरीके से नहीं हुआ तो आजीवन कारावास होगा। इसमें जो गैंगस्टर एक्ट है, इसमें अपराधियों को पूरी तरीके से रीढ़ तोड़ने की व्यवस्था है, क्योंकि जो उनका उद्देश्य है कि अर्थ अर्जन करेंगे अपराध करके, उस अर्थ की ही कुर्की कर लेगी स्टेट गवर्नमेंट, पूरी संपत्ति उनकी जब्त कर लेगी जो अपराध करके उन्होंने बनाया है। तो उनका उद्देश्य ही खत्म हो गया, उनकी रीढ़ टूट गई, फिर आगे वो अपराध करने की हिम्मत नहीं करेंगे, पूरा गिरोह ही तोड़ देने की व्यवस्था है।
किन किन आधार पर इस किसी व्यक्ति को, किसी ग्रुप को, किसी एक कंपनी को गैंगस्टर के अंदर लाया जा सकता है? हाँ, जैसे वो पूरी जो ऑर्गेनाइज गैंग है, कई व्यक्तियों का, एक से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, एक व्यक्ति पे गैंगस्टर कार्रवाई नहीं होती है जी। एक से अधिक व्यक्ति हों और वो आपस में रिश्तेदार भी हो सकते हैं। हाँ, कुछ कोई हो सकते हैं, उसमें कोई एक्ट में नहीं लिखा हुआ कि अगर रिश्तेदार मिलकर के गैंग बनाएंगे तो गिरोहबंद नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। एक से अधिक व्यक्ति हों और वो ऑर्गेनाइज तरीके से आर्थिक भौतिक दुनियावी लाभ के लिए, अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए या लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न करने के लिए वो अपराध करते हैं, तो उनके विरुद्ध एक्शन की व्यवस्था है कि उनको जो है वो सामान्य कानून जो है उसमें दंडित होंगे ही होंगे। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की हत्या उसकी जमीन कब्जा करने के लिए की जाती है, तो हत्या का मुकदमा 302 दर्ज हो गया, उसमें जो सजा होनी उनको होगी आजीवन कारावास या मृत्युदंड। लेकिन उनका वो एक्ट, चूंकि वो ऑर्गेनाइज तरीके से एक से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर के जमीन कब्जा करने के लिए हत्या की है, तो वो धारा 3 गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी दंडित किए जाएंगे। 302 के अतिरिक्त इसमें भी न्यूनतम 2 साल की सजा, अधिकतम 10 साल की सजा है और 5,000 न्यूनतम जुर्माना है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। मतलब जो मृत्यु का एक दंड का प्राविधान हाँ, है उसके इतर 10 साल और हो सकती हाँ, है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह अगर इस संगठित क्राइम पर जब प्रहार किया जाता है तो क्या जितने भी उस पूरे गैंग के सदस्य सब पर समान सजा होगी या सबका अलग अलग करके? हाँ, नहीं, अलग अलग नहीं, सब पूरा गैंग, चाहे अकेले, उसमें यही इसलिए लिखा हुआ है अकेले या संयुक्त रूप से कोई अपराध करता है, लायबिलिटी कॉमन होती है सबकी। अच्छा। हाँ, कोई ज्यादा काम किया है, कोई जाकर के स्पॉट पे अपराध करके किसी को गोली मारा है, कोई आदमी सहायता पहुंचाया है, सबको बराबर सजा का प्रावधान, उसमें कम ज्यादा कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, जो इकोनॉमिकल ऑफेंसेस होते हैं वो भी क्या इसी के अंतर्गत आते हैं? नहीं, अब इकोनॉमिक ऑफेंस आप पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं, जैसे ईसी एक्ट के अपराध हो गए तो वो इसमें स्पेशली एक्ट में वो प्राविधानित नहीं है। नहीं, जैसे एटीएम ही पूरा उखाड़ ले गए, हाँ, तो या किसी बैंक को, निश्चित रूप से ये संपत्ति के विरुद्ध अपराध हो गया, जो अध्याय 17 भारतीय दंड संहिता में आता है और गैंगस्टर अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 से आच्छादित है और इसमें उनके विरुद्ध कार्रवाई बिल्कुल की जा सकती है। देखिए अवधेश जी, जो अपराधी कानून व्यवस्था को बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं और जिनके ऊपर 3 जो मुख्य जो एक्ट हैं, जैसे गैंगस्टर एक्ट हो गया, पॉक्सको एक्ट हो गया, SC एक्ट हो गया, उनके ऊपर मामले में वो उनको दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, तो एक स्पेशल सर्वे से पता चला कि वहाँ पर जो उनका पक्ष रखते हैं वो वहीं लोकल के ही वकील होते हैं। तो क्या यह एक सच्चाई है? ऐसा है मिश्रा जी, सरकार की तरफ से पैरवी करने के लिए जो लोक सेवा आयोग से चयनित हैं वो ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी स्तर के अधिकारी गैंगस्टर अधिनियम में लगाए गए हैं। SC ST में भी संवर्ग के अधिकारी काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ जिलों में स्थानीय अधिवक्ताओं को भी इंगेज किया गया है। उस पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25A जो सेंट्रल का कानून है, देर सवेर लागू होगा स्टेट में, तो उसमें एक एकीकृत अभियोजन व्यवस्था पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हो जाएगी। क्योंकि तो अवधेश जी, ये एक बड़ी भयावह स्थिति होती है, एक जो वही लोकल एरिया का वकील होगा उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालकर वो चीजें और न्याय प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सकता है, बाधित किया जा सकता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, चुनाव तो गवर्नमेंट सोचे करती है कि किसका कौन किस तरीके से है जो काम करेगा कायदे से। अगर ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो गवर्नमेंट उसको हटा भी देती है बिना कारण बताए। जो संविदा पे अभियोजक नियुक्त किए जाते हैं उनके अगर ऐसा कुछ आता है तो उनको हटा भी देती है। उनके टर्म कंडीशन में ही लिखा रहता है कि कभी भी सरकार उनको हटा सकती है बिना उनका पक्ष जाने। अब वो, लेकिन जब 25 से CRPC लागू हो जाएगा तो एकीकृत अभियोजन व्यवस्था हो जाएगी और इसीलिए जो लोक सेवा आयोग से चयनित है उनकी अपने जिले में पोस्टिंग भी नहीं होती है। इवन वो जब वो फर्स्ट क्लास राजपत्रित अधिकारी हो जाते हैं तो मंडल में भी पोस्टिंग नहीं होती, जिससे निष्पक्षता बनी रहे, वो किसी पक्ष से प्रभावित ना हो और स्टेट का पक्ष बड़ी बेहतर तरीके से रखें, इसलिए उनकी दूसरे जिले में पोस्टिंग होती है। और संविदा अभियोजक अपने जिले में पोस्टिंग अभी चल रही है प्रक्रिया, धीरे धीरे जब 25 से लागू हो जाएगा तो सब ये खत्म हो जाएगी प्रक्रिया। अवधेश जी, जो नाबालिग बच्चों के खिलाफ कोई क्राइम होता है, विशेषतः जो सेक्सुअल क्राइम होते हैं, इस तरह में जो पॉक्सो एक्ट लगता है, इसके तहत क्या क्या प्राविधान है और कैसे सरकार इनसे निपटती है? ऐसे अपराधियों से कैसे निपटा जाता है? ऐसा मिश्रा जी, पॉक्सो एक्ट का अभियोजन संविदा अभियोजक कर रहे हैं और उसमें जो है अगर मान लीजिए बलात्कार का उसने अपराध किया या जो भी पॉक्सो एक्ट का अपराध है उसमें विवेचना भी 2 महीने में खत्म करने की व्यवस्था है और ट्रायल भी 2 महीने में खत्म, 1 वर्ष है अधिकतम, लेकिन 2 महीने में खत्म करने का प्रयास किया जाता है। जैसे जितनी जल्दी से जल्दी होता है कि जैसे देर से मिला हुआ न्याय नहीं कहा जाता है,
पाक्सो में स्पेशल कोर्टें हर जिले में लगभग 2-2 एक अदालतें गठित हो गई हैं जो स्पेशली पाक्सो के मामलों को डील कर रही हैं। और इस बीच आप देखे होंगे कि लगातार जो भी ऐसी घटनाएं हो रही तुरंत सजा भी उनको हो रही है 1 महीने 2 महीने के अंदर, जिसका एक अच्छा प्रभाव भी जा रहा है सोसाइटी पे। और फिर इस तरीके कोई अपराध करने का दोबारा हिम्मत भी नहीं करेगा, क्योंकि तुरंत दंड हो रहा है तो आदमी उसको संज्ञान भी लेता है आम जनमानस कि अभी इन्होंने अपराध किया और 2 महीने के अंदर इनको सजा हो गई। अभियोजन अधिकारी जो पीड़ितों के लिए न्याय दिलाने के लिए काम करते हैं और जो दोषियों को सजा दिलाने की भरकस कोशिश करते हैं, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था, एक ट्रेनिंग की बहुत ही आवश्यकता होती है। पुलिस के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर है मुरादाबाद में, जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए लखनऊ में एक ट्रेनिंग सेंटर है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है। तो अवधेश जी, अभियोजन अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग की क्या व्यवस्था है? मिश्रा जी, अभियोजक के लिए भी निश्चित रूप से अभियोजन अधिकारियों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर होना ही चाहिए। हम लोग इसमें प्रत्यावेदन भी माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए हैं कि अपना जब ट्रेनिंग सेंटर होगा तो उसमें रिसर्च भी होता रहेगा कि कैसे कैसे अपराधियों को सज़ा दिलाई जाए, कितने अधिकतम मामलों में सज़ा कराई जाए, उसमें कौन कौन से कानून माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किए हैं, जिसमें लगातार रिसर्च होता रहेगा तो निश्चित रूप से और भी बेहतर होगा। अभी जो ट्रेनिंग की व्यवस्था है उसमें जैसे ही हमारा APO स्तर का अधिकारी जो मूल पद है वो चयन होकर के आता है तो 3 महीने की ट्रेनिंग मुरादाबाद में कराई जाती है। उसके बाद 45 दिन की ट्रेनिंग शहर के थाने में और देहात के थानों में होता है और 45 दिन की ट्रेनिंग जो है वो IGTR में कराई जाती है। अपना कोई प्रशिक्षण संस्थान अभी अभियोजन अधिकारियों का नहीं है, देर सवेर अभियोजन अधिकारियों का भी प्रशिक्षण संस्थान होगा तो निश्चित रूप से इसमें और उत्तरोत्तर सुधार होगा। सरकार का पूरा प्रयास रहता है कि न्याय और व्यवस्था कानून जो है उसका कायम रहे और अपराधियों को जेल के पीछे पहुंचा जाए, अपराधियों को रोका जाए, अपराध को रोका जाए। लेकिन अपराधी इसके उलट हमेशा देखते हैं कि कैसे इस न्याय की जो लूपहोल्स हैं, जो जुडिशियल व्यवस्था के लूपहोल्स हैं, उनका कैसे उपयोग करके कैसे वो अपने क्राइम को, अपनी चीज़ों को अंजाम दे सकें। लेकिन यहाँ पर जनता का भी जो एक रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जनता को समझना पड़ेगा कि कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने समाज को सुरक्षित रखें। इसी के साथ आज हमें इस प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। अगले किसी भी बड़े मुद्दे के साथ हम आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।